नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में दंगल करने के लिए अब तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी लगभग फाइनल कर लिए हैं और उनकी सूची भी जारी हो गई है। अब दौर शुरू हो रहा है नॉमिनेशन का, क्योंकि चुनाव 2 चरणों में होने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त भी प्रत्याशियों के पास नहीं है। जल्दी जल्दी सभी नॉमिनेशन कर चुनावी मैदान में कूदने को तैयार नजर आ रहे हैं। अब हम समझेंगे कि जब प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं तो कैसा दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जिस सीट की हम बात करेंगे उनमें से एक सीट है जमशेदपुर पूर्वी। यहाँ पर जानेंगे किस तरह का मुकाबला यहाँ होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। तो डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, वो यहाँ से पूर्व सांसद भी रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में पूर्णिमा साहू के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं जेल केम ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। तरुण कुमार डे यहां से चुनावी मुकाबले में नजर आएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी होंगे। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला नजर आ रहा है, इन तीनों के बीच में मुकाबला है और ये मुकाबला कितना दिलचस्प यहां पर है उसे समझने के लिए हम चलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब जमशेदपुर पूर्वी में जब प्रत्याशियों के सीन क्लियर हैं, अब नॉमिनेशन का दौर आ चला है, ऐसे में कैसा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है? कौन किस पर ज्यादा भारी नजर आ रहा है? देखिए, जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट है ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है और जो रघुवर दास हैं यहां से 5 बार जीत चुके हैं। मतलब जीत का पंजा उन्होंने खोला था, सिक्सर लगाना चाहते थे लेकिन बाउंड्री लाइन पर कैच किए गए। सरयू राय ने उन्हें आउट किया इस सीट से पिछली बार। अब चूंकि रघुवर दास जो है उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो अब उनकी जगह जो है उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट मिला है और सामने जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अजय कुमार यहाँ से 2011 में सांसद रह चुके हैं जमशेदपुर लोकसभा से, लेकिन तब वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब जो है उसके बाद हालांकि 2014 के चुनाव में अजय कुमार को यहाँ से लगभग 1 लाख वोटों से हार का भी सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। तो इस परिस्थिति में अगर हम जमशेदपुर पूर्वी सीट को फोकस करें तो ये दिखता है कि बीजेपी यहां बेहद मजबूत है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1985 से बीजेपी यहां 6 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। कांग्रेस को 1 बार सफलता मिली है और निर्दलीय सरयू राय ने पिछले चुनाव में रघुवर दास को शिकस्त दी थी। तो अगर इस सीट पर हम बात करें तो एक कांटे का मुकाबला हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सामने अजय कुमार हैं जो कि यहां पर जमशेदपुर में जो है आईपीएस ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं और उनकी एक लोकप्रियता थी और उसी का प्रतिफल था कि 2011 के चुनाव में उन्हें यहां से जीत मिली। और दूसरी तरफ जो हैं वो रघुवर दास की बहू हैं पूर्णिमा दास साहू। तो लगता है कि हाँ, मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन जो यहाँ के समीकरण हैं, आंकड़े हैं और जो इतिहास है वो कहता है कि बीजेपी यहाँ पर जो है हमेशा स्ट्रांग पोजीशन में रहती है। सरयू राय ने तोड़ा है, भले ही वो इससे पहले बीजेपी में थे। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद जब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे तो बीजेपी के उस किले को उन्होंने तोड़ा है। तो क्या वो जो वोट था बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही सरयू राय को गया या बीजेपी समर्थकों का ही गया? और अब अजय कुमार के लिए मुश्किल है क्योंकि अब पूर्णिमा दास साहू यहाँ पर है, या फिर वो जो सरयू राय के वक्त वोट टूटे हैं वो अजय कुमार के साथ जा सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि जो सरयू राय के वक्त टूटे थे कार्यकर्ता वो अजय कुमार के साथ जाएंगे, क्योंकि उसमें उनमें जो है वो ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्योंकि सरयू राय भी उस वक्त बीजेपी में ही थे, तो इसलिए कुछ जो वोटर्स हैं उनकी तरफ गए। प्लस आप यहाँ का जातीय समीकरण अगर देखिएगा तो राजपूतों का प्रतिशत जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 16-16.5% के आसपास जो है यहाँ पड़ता है। तो सरयू राय को इसका भी एडवांटेज मिला था, ये वोट बीजेपी से टूटा था। तो क्या वो वोट इस बार टूटेगा, मुझे थोड़ा सा संदेह दिखता है। हालांकि यहां पर बीजेपी के बागी के रूप में शिवशंकर सिंह का नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्या वो सरयू राय जैसा प्रभाव छोड़ पाएंगे, उम्मीद थोड़ी सी कम दिखती है। प्लस जो ये पूर्णिमा दास साहू हैं, उन्होंने अपना कैंपेन जिस तरह से शुरू किया है, एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है उनकी शुरुआत हुई है और वो सबसे पहले जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके घरों पर जा रही है। जो और जैसे कि उन्होंने अभय सिंह के पास वो गए, वहां उनकी मां से आशीर्वाद लिया, उन्होंने उनको शगुन भी दिया। इसके बाद जो है वो राम बाबू
तिवारी से जाकर मिली, तो उनकी कोशिश है कि जो पहले पार्टी में थोड़ा बहुत असंतोष है उसको कंट्रोल में लिया जाए और उसके बाद फिर जनता से वो मिलेंगी। वो जहां जा रही हैं पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं बड़ों का, और एक ट्रेडिशनली ये सीट है और चूंकि वो रघुवर दास के परिवार से आती हैं तो इसका भी एक एडवांटेज जो है उनके पास है। दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार चाहेंगे कि जो स्थिति 2019 में हुई थी उसे वो दोहराएं, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार रघुवर दास जो है वो लगभग 33.5% वोट पर नीचे आ गए थे, और जब सरयू राय ने बहुत बेहतर किया था तब वो लगभग 42.5% पर पहुंचे थे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि कुछ वोट तो वापस जो है वो रघुवर दास के खेमे में, मतलब कि सरयू पूर्णिमा दास साहू की तरफ जो है वो आ जाएगा, उनके नाम पर आ जाएगा। हालांकि इन सब के बीच जो अजय कुमार हैं उनकी शिकायत भी है कि जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के वो बार बार जमशेदपुर आ रहे हैं, इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं और ये शिकायत भी उन्होंने की है। लेकिन इन चीज़ों से इतर अगर हम देखें तो यहां का जो चुनाव है वहां बीजेपी अभी भी स्ट्रांग पोजीशन में दिखती है अजय कुमार के होने के बावजूद। लेकिन चुनाव किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि चुनाव में किसी दिन किसी से कुछ भी मुंह से निकल जाता है और फिर सारी चीजें पलट जाती हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव किस तरह से आगे बढ़ता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 6.3% है, राजपूत जैसा मैंने आपको बताया 16.5%, ब्राह्मण 7% हैं, महतो चौधरी 2 से 2.5% हैं, तो कायस्तों की अच्छी संख्या है यहाँ पर। तो जो वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, खुद ओबीसी वोटर्स जो हैं वो रघुवर दास के लिए वोट करते हैं, और जो अगड़ी जातियां कही जाती हैं वो भी बीजेपी के वोटर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो यह यहाँ पर पूर्णिमा दास साहू का पलड़ा फिलहाल थोड़ा सा भारी दिख रहा है। लेकिन अजय कुमार चूंकि बड़े नेता हैं, वो चुनाव बनाना जानते हैं, वो आगे चुनाव किस तरह से बनाते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर वो चुनाव बना पाते हैं और एक वोट बेस यहाँ पर तैयार करते हैं जो उनके पिछले काम रहे हैं उसके आधार पर, तब फिर एक जबरदस्त मुकाबला जमशेदपुर पूर्वी में देखने को मिल सकता है। चलिए अब अगली सीट की बात करते हैं। ये जमशेदपुर के मुकाबले की बात हमने की है कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है। अब हजारीबाग की सीट जहाँ के विधायक सांसद बन चुके हैं मनीष जायसवाल, और उसके बाद यहाँ के चुनावी मैदान में बीजेपी ने प्रदीप प्रसाद को मौका दिया है। वहीं मुन्ना सिंह कांग्रेस से यहाँ चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो JLKM से भी यहाँ प्रत्याशी उदय मेहता है। तो ऐसे में क्या इन तीनों के बीच में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है? क्या जो ये सीट बीजेपी की रही है उसे कांग्रेस के मुन्ना सिंह इस बार झटकने में कामयाब रहेंगे, या फिर JLKM यहां पर कोई खेला कर सकता है? रंजन जी, हजारीबाग की सीट में मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प और क्या समीकरण कह रहा है? देखिए, हजारीबाग का मुकाबला इस बार दिलचस्प बन रहा है। प्रदीप प्रसाद हैं यहां पर जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और मुन्ना सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव लड़ेंगे। और ये दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि झारखंड बनने के बाद अगर आप इस सीट को देखें तो जो 4 चुनाव हुए हैं 2005 से, उसमें 2 बार बीजेपी जीती है और 2 बार कांग्रेस जीती है। तो यहां पर वो बराबरी का मुकाबला दिखता है, और इसीलिए आप कहते हैं कि इस सीट पर नजर रखनी होगी। ये भी तय है कि हजारीबाग से इस बार कोई नया विधायक बनेगा, पहली बार विधायक बनेगा, चूंकि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं इससे पहले चुनाव तो लड़ा है लेकिन विधायक वो कभी नहीं बने हैं। अगर हम मुन्ना सिंह की बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो 2019 में JVM के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब उन्होंने 31,885 वोट लाए थे, तो लगभग 15.25% वोट उनको मिला था। इससे पता चलता है कि उनकी इस क्षेत्र में पैठ है। दूसरी तरफ अगर आप प्रदीप प्रसाद को देखें तो 2012 से वो राजनीति के क्षेत्र में आए। दोनों ही जो उम्मीदवार हैं सामाजिक कार्यों में जो है उनकी रुचि है, गहरी रुचि वो रखते हैं इन क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में। तो जो प्रदीप प्रसाद की बात करें तो 2012 से वो राजनीति में एंटर करते हैं और 2014 में वो निर्दलीय हजारीबाग से ही चुनाव लड़ते हैं और मनीष जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव मनीष जायसवाल से हार जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो 62,546 वोट लाने में कामयाब हुए थे। 62,500
निर्दलीय। इसका मतलब यह है कि उनकी पैठ यहां पर गहरी है, और वो इसलिए गहरी है, वो अपने सामाजिक कार्यों के जरिए जो है उन्होंने अपनी पैठ यहां पर जो है वो गहरी बनाई है। वो ब्लड डोनेशन कैंप्स के साथ जुड़े रहे हैं, और प्लस जो सर्पदंश के जो पीड़ित होते हैं, जो सांप काटने के बाद जो जिन्हें सांप काट लेता है, तो उसके इलाज के लिए भी वो हमेशा जो है तत्पर दिखे हैं। तो इन सारी चीजों से उनकी एक लोकप्रियता इस क्षेत्र में बनी है। दूसरी तरफ अगर आप मुन्ना सिंह की बात करें तो वो भी सामाजिक कार्यों में गहरी अभिरुचि रखते हैं, और कोविड के दौरान भी उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया था। तो इसलिए दो दमदार प्रत्याशियों के बीच हजारीबाग का चुनाव होना है। हाँ, लेकिन एक बात है कि हजारीबाग में अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो आपको दिखता है कि जो समीकरण होता है, क्योंकि हजारीबाग में जो पोलराइजेशन होता है, काउंटर पोलराइजेशन, वो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो 25% से ज्यादा हैं, 25.2%। तो इसकी वजह से एक काउंटर पोलराइजेशन होता है, और बीजेपी को इसका फायदा हर बार मिलता है, तो वो इसका फायदा उठाना चाहेंगे। और इसके अलावा आप देखें तो महतो भी यहाँ 6 से 7% हैं, और इस बार जेएलकेएम ने यहाँ से उदय मेहता को इसी आस में खड़ा किया है कि तो यानी ये दो वोटर्स कट जाएंगे, और उसके बाद बीजेपी के पास क्लीन चिट नजर आ रही है। जी हाँ, तो वो अगर मान लीजिए कि महतो वोटर्स के वोट काट लेते हैं तो वहां पर बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उदय मेहता कितने प्रभावी होते हैं इस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो व्यवसायी वर्ग है और ओबीसी वोटर्स हैं, उनकी संख्या भी आपको अच्छी दिखेगी। यहाँ पर 6.1% है। इसके अलावा आप यादव जो हैं वो भी 4% हैं। राजपूतों की अच्छी संख्या है, 6-6.5% के आसपास। कायस्थ भी यहाँ अच्छी संख्या में है, 2-3-4% के आसपास जो है वो भी दिखते हैं। गुप्ता हैं, गोप हैं, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा थोड़ा कई जगह जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ से एआईएमआईएम का कोई कैंडिडेट नहीं होता है, और अगर आगे चलकर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतना प्रभावशाली नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मुन्ना सिंह अपनी काउंटिंग 25.2% वोट से करने जा रहे हैं। तो उनको फिर बाकी के वोट जोड़ने हैं, प्रदीप प्रसाद को सारे वोट जो है जोड़ने हैं, और यही जो एक चीज होती है वो यहाँ काउंटर पोलराइजेशन को जन्म देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो हजारीबाग का चुनाव होगा, पिछली बार मनीष जायसवाल ने बड़ी जीत दर्ज की थी, 51,000 वोटों से वो जीते थे। हालांकि दावा तो बीजेपी का इस बार ये है, और खुद मनीष जायसवाल ने भी ये बात कहा है कि पिछला रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, लेकिन क्या वो वास्तव में टूटेगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। इस सीट पर हम सब की निगाहें जो है वो लगी रहेंगी। यहाँ पर अगर आप कहें तो अर्बन पॉपुलेशन भी ठीक ठाक संख्या में है, 40% के आसपास अर्बन जो है वो यहाँ पर है, तो इसका भी एक फायदा जो है यहाँ पर बीजेपी को मिलता है। और एक और दिलचस्प बात जिससे मुन्ना सिंह देख सकते हैं कि यहाँ से जो 2 बार कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, जो मैंने 2005 से कहा, तो 2005 और 2009 में जो है लगातार 2 बार जो जीतने में सफल रहे थे वो सौरभ नारायण सिंह रहे थे, और अब मुन्ना सिंह उतरे हैं। और इसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पर जो है राजपूत वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। तो इसलिए हजारीबाग सीट पर हमारी नजर होगी, कांटे का मुकाबला होगा। जेएलकेएम तीसरा कोण बनाने की कोशिश करेगा, सफल होता है या नहीं जेएलकेएम के प्रदर्शन पर यहाँ का रिजल्ट बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर जेएलकेएम बहुत प्रभावी नहीं होता है तो आप यहाँ पर स्लाइट एज बीजेपी को दे सकती हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो कांटे का होगा। चलिए, तो हजारीबाग सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, और अगर प्रभावी कैंडिडेट जेएलकेएम के यहाँ पर नजर आते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबले के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। अगली सीट की बात करते हैं, और ये सीट है कोल्हान की सीट, चाईबासा की सीट, जहां पर बीजेपी ने गीता बलमुचू पर भरोसा जताया है, तो वहीं जेएमएम से दीपक बिरुआ चुनावी मैदान में है। दीपक बिरुआ अब मंत्री भी हैं, तो क्या इसका फायदा उन्हें इस चुनावी दंगल में मिलने जा रहा है? कोल्हान में जो फेरबदल हुआ है, जेएमएम के बड़े नेता चंपई सोरेन बीजेपी चले गए, इधर कांग्रेस की गीता कोड़ा वो
वो बीजेपी चली गई है, तो क्या उसका असर इस सीट पर भी पड़ेगा? गीता बलमुचू यहाँ पर कितनी स्ट्रांग प्रत्याशी बनकर उभरती हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, चाईबासा सीट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर गीता बलमुचू और दीपक बिरुआ के बीच किस तरह की भिड़ंत दिख रही है? देखिए, यहाँ पर दीपक बिरुआ बहुत मजबूत हैं और अगर आप देखें तो पिछले 3 बार से वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात है कि हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ जाता है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी उस तरह से उनके लिए काम करते हुए दिख नहीं रही है। मंत्री हैं अभी राज्य सरकार में, तो कद भी उनका ऊंचा हुआ है। और दीपक बिरुआ का यहाँ से अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि ये 2000 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो उस समय इन्हें 25.69% वोट आया था, भले ही ये चुनाव जो है बागुन सुमरई से हार गए थे। फिर जो है ये 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तब थोड़ा सा मत प्रतिशत इनका गिरता है, लगभग 20% के आसपास आता है, तब बीजेपी के पुत्कर हेम्ब्रम यहाँ से जीते थे। लेकिन फिर जब ये जीतना शुरू करते हैं तब देखिए 2000 में 29.4% वोट इन्हें मिले। 2014 में इनका वोट प्रतिशत बढ़ता है और वो 48.7% हो जाता है और 2019 में ये बढ़कर 50.37% हो जाता है। तो हर बार आप देखिए कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और जीत की भी हम बात करें तो 2009 में 7,500 वोट से जीते थे, 2014 में लगभग 34,500 वोट से जीते थे और अभी 2019 में भी 26,000 वोट से वो जीते हैं। और लोकसभा का जब अभी यहाँ पर चुनाव हुआ तो यहाँ से जो है आपको गीता कोड़ा यहाँ से पिछड़ गई थी और यहाँ पर जो लीड मिली थी जेएमएम को वो 59,495 वोटों की मिली थी। तो इसी से आपको दीपक बिरुआ की शक्ति का अंदाजा होगा कि इस क्षेत्र में वो कितने लोकप्रिय रहे हैं। और जब मंत्री हैं तो वो प्लस पॉइंट एक इनके साथ चला जाता है। अब जी हाँ, नेचुरली मंत्री हैं तो अपने क्षेत्र में इन्होंने जो काम किए हैं ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी बड़े पोस्ट पर आप जाते हैं तो वो दोधारी तलवार भी होती है, कई बार जो है उसका नेगेटिव भी चला जाता है अगर किसी का कोई काम नहीं हुआ। बलमुचू को जब बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है तो कुछ इसके पीछे की वजह रही होगी। देखिए, गीता बलमुचू की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी एसटी मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो चाईबासा नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2009 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, तब यूजीडीपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था जो जोबा मांझी की पार्टी थी। अब बीजेपी में सक्रिय हैं तो ये भी जो हैं पूरा जोर लगाएंगे। और अगर आप देखें जो बीजेपी के लिए एक संतोष की बात है तो आप ये देखेंगे कि 2014 से 2019 आते आते तक उसका वोट प्रतिशत चाईबासा में बढ़ा है। जहां 2014 में उसे 24% वोट मिले थे, 2019 में आकर उसे 31.5% वोट मिले। तो ये आपको 6-7% का जंप यहां पर दिखता है। अब उनकी कोशिश होगी गीता बलमुचू की, चूंकि जितने ज्यादा वो वोट अपने लिए जोड़ सकें। देखिए, गीता बलमुचू जब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो वो लोकसभा की संयोजक भी थी इस सिंहभूम सीट की। तो इसका मतलब यह है कि गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का उन पर विश्वास भी है, तो एक हेल्प उन्हें उस तरफ से भी मिल सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सहयोग गीता कोड़ा और मधु कोड़ा की तरफ से मिलता है, खुद गीता बलमुचू की जो अपनी शख्सियत है और प्लस जो चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, इन सारी चीज़ों को करने के बाद गीता बलमुचू जो है वो दीपक बिरुआ के सामने कहाँ तक आकर खड़ा होती हैं और कितने वोट हासिल करती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के इस चीज़ को देखें कि यहाँ पर जातीय समीकरण क्या कहता है तो आप देखते हैं कि शेड्यूल ट्राइब की ही आबादी यहाँ 64.5% के आसपास है, तो फैसला यहीं पर होना है। मुस्लिम 8.5% हैं, ये वोट नेचुरली जो है वो जेएमएम की तरफ, दीपक बिरुआ की तरफ जाएगा। अब जो एसटी आबादी है, आदिवासी आबादी है, उसमें से कितना वोट जो है गीता बलमुचू निकाल पाती हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो अगर आप चाईबासा सीट की बात कीजिए तो आपको ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर एज जो है
फिलवक्त दीपक बिरुआ को साफ साफ दिख रहा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि आखिरी मौके तक चीजें बदल जाती हैं, अब चुनाव किस तरह से चलिए, लेकिन फिलहाल जो हम एनालिसिस कर रहे हैं दीपक बिरुआ भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे भी कोल्हान की सीटों पर जेएमएम और इंडी गठबंधन का दबदबा नजर आता है। इस बार बीजेपी उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, तो कितनी सफल हो पाती है बीजेपी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगली सीट को एनालिसिस करते हैं और ये सीट है तमाड़ की। तमाड़ का मुकाबला इसलिए भी इस बार दिलचस्प हो गया है कि राजा पीटर लौट आए हैं, और लौट आए हैं एनडीए के सहयोगी पार्टी जदयू के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जेएमएम से विकास मुंडा यहां चुनावी मैदान में है, तो दमयंती मुंडा जेएलकेएम से चुनावी ताल ठोक रही हैं। अब तमाड़ की सीट का इतिहास भी इतना रोचक है कि यहां से मौजूदा जब तत्कालीन सीएम थी शिबू सोरेन, उन्होंने भी इस सीट से शिकस्त खाई है। तो इस सीट पर और हराने वाले राजा पीटर रहे, तो इस सीट की अहमियत आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस सीट पर क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं रंजन जी? देखिए, तमाड़ की सीट वो सीट है, जैसे आपने बात अभी कही कि इस सीट ने राज्य में सत्ता परिवर्तन करा दिया था। इसके परिणाम ने तब जो है राजा पीटर ने शिबू सोरेन को यहाँ से पराजित किया था, और उसका जो है असर ये पड़ा था कि यहाँ पर शिबू सोरेन की सरकार चली गई थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन तमाड़ में एक ट्रेंड रहा है कि वहाँ पर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो है आमतौर पर देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि इस बार भी जो सीन बन रहा है मुझे कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है। इस बार राजा पीटर आ गए हैं, वो जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जो है वो जेडीयू के टिकट पर होंगे, मतलब कि आजसू का सपोर्ट उनको होगा, बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी, और जो जेवीएमपी पार्टी थी जो अब बीजेपी में मिल चुकी है, तो उन्हें जो मत मिला है वो भी राजा पीटर अपेक्षा करेंगे कि उनकी तरफ आए। दूसरी तरफ विकास मुंडा हैं, वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। 2014 में आजसू के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते थे, और इसके बाद जो है 2019 में वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। हालांकि जहां तक राजा पीटर की बात है, उन्होंने विकास मुंडा को 2009 में पराजित भी किया है। लेकिन इन सब के बीच जो एक तीसरा कोण यहाँ पर जयराम की पार्टी बना रही है दमयंती मुंडा के रूप में। दमयंती मुंडा अच्छा बोलती हैं, अग्रेसिव बोलती हैं, और उनकी एक लोकप्रियता इस क्षेत्र में बढ़ती हुई दिख रही है, तो वो भी एक तीसरा कोण बनाएंगी। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मुंडा का मत प्रतिशत है वो ज़्यादा है, 32.7% है जो एसटी वोटर्स हैं उनमें, तो उसका एक असर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि दमयंती मुंडा एक कोण बनाएंगी। और जो एक और बात है जो कि चिंता में डालने वाली बात है विकास मुंडा के लिए, वो ये है कि उनके भाई भी जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, राजकुमार मुंडा, और वो झापा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो भाई आमने सामने होंगे, यहाँ पर विकास मुंडा और राजकुमार मुंडा, उसके बाद तीसरा कोण बनाने के लिए दमयंती मुंडा होंगे, और राजा पीटर तो होंगे ही, जिनका एक अपना वोट बैंक यहाँ पर है। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो वो वोट उनको मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, और जब भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है तो कम मत प्रतिशत पर भी हार जीत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सीट पर आप कुछ भविष्यवाणी करना थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है कि इतना आसान नहीं होगा कि आप कुछ भी यहाँ पर बता दें कि कौन जीत सकता है। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से विकास कुमार मुंडा ने पिछली बार लगभग 31,000 वोटों की बढ़त बनाई थी और जीत हासिल की थी, इस बार क्या उतना हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस जो है 5,988 वोट से ही लीड कर पाई, तो वो जो लीड है वो घटते हुए दिख रही है लोकसभा के चुनाव में, जो कि पिछली बार 31,000 वोट से जीते थे। बिल्कुल, तो विधानसभा में वही मिजाज रहा लोकसभा वाला, तो थोड़ी मुश्किल विकास मुंडा के लिए मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि दमयंती मुंडा आ गई हैं, वो वोट युवाओं के वोट उनको मिलेंगे, ये आप मान कर चलिए, चूंकि वो मुद्दे भी उस तरह के उठा रही हैं। विकास मुंडा पर जो है उनका हमला भी हो रहा है, आक्रमण भी हो रहा है,
एक उनका पुराना वीडियो मैं देख रहा था जब वो किसी सड़क की बात करते हुए कहती हैं कि यहाँ सड़कें ऐसी हैं कि अगर किसी को डांस करना भी नहीं आता तो वो डांस करने लगता है। तो वो ऐसी सड़कों की बात करती हैं। तो इंटरेस्टिंग है उनका कन्वर्सेशन का तरीका। तो ये एक बात जो है उनके पक्ष में जाते हुए दिखता है। तो दमयंती मुंडा यहाँ पर अच्छा करेंगी ऐसा दिख रहा है। राजा पीटर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी एक अपनी पहचान है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो राजा पीटर हमेशा जो है अपने लिए वोट ले आते हैं। 2019 में निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी जो है 16,517 वोट उनके पास था। तो ये चीज़ आप देखें, और उनका भरोसा किस पर है कि जो उन्हें पिछली बार 11.67% वोट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लड़ते हुए आए, आजसू को 17.33%, बीजेपी को 12.78% और जेवीएमपी को 2.99%। तो इन सब को अगर आप जोड़ते हैं तो वो 44.77% का आंकड़ा आता है। लेकिन क्या सारा वोट ट्रांसफर हो जाएगा? अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो हो सकता है कि इससे कुछ कम हो। लेकिन विकास मुंडा की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है उन्हें 39.22% जो है वो वोट आए थे। तो उनका भी एक अपना यहाँ पर वोट बैंक रहा है। रमेश सिंह मुंडा के बेटे हैं, वो उनकी पहचान है। लेकिन चूंकि भाई चुनाव लड़ेंगे तो ये एक उनके लिए जो है एक तनाव की बात जो है हो सकती है, क्योंकि भाई भी जो वोट काटेंगे वो तो इन्हीं के बीच में से लेंगे। तो और झापा के कैंडिडेट रहेंगे। झापा की जब यहाँ से राजा पीटर जीते थे और शिबू सोरेन को पराजित किया था 2009 में, तब वो झापा के ही कैंडिडेट थे। तो झापा ऑलरेडी एक बार जेएमएम को यहाँ दर्द दे चुका है और बहुत गहरा दर्द दे चुका है। अब एक बार फिर से जो है यहाँ झापा से राजकुमार मुंडा आ रहे हैं। अब वो अगर कुछ भी वोट काट लेते हैं, 2-4-5 हजार भी अगर वो वोट अगर निकाल लेते हैं, तो विकास मुंडा के ही वोट वो कटेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है फाइट बहुत रोचक हो गई है। और सभी के अपने दावे, चूंकि विकास मुंडा का भी एक अपना वोट बेस बना हुआ है यहाँ पर, वो वोट उन्हें ही मिलता है। जेएमएम उनसे पहले, विकास मुंडा से पहले जेएमएम का प्रदर्शन उतना बेहतर मुझे नहीं दिखा पिछले 2-3 चुनावों में। तो ये अपना वोट बैंक है विकास मुंडा का जो यहाँ काम करेगा। जी हाँ, उनका वोट बैंक है जो कि यहाँ पर काम करेगा। प्लस यहाँ जो महतो वोटर्स हैं उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि तमाड़ एसटी आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ पर महतो वोटर्स 15% हैं। देखिए एसटी के जो 54.5% लोग होंगे, जो वोटर होंगे, वो तो सारे चूंकि एसटी कैंडिडेट ही हैं, तो उन्हीं के बीच बटेंगे। तो जो अन्य जातियों के वोट होंगे वो प्रभावी होते हैं, और उसमें सबसे प्रभावी कौन है? तो महतो वोटर्स हैं, वो 15% है। और यहाँ पर अगर जयराम सही से कैंपेन कर जाते हैं, दमयंती मुंडा जो है कैंडिडेट हैं उस तरह के, तो अगर यहाँ पर कुर्मी वोट दमयंती मुंडा की तरफ शिफ्ट होता है तो बहुत रोचक चुनाव होगा। किसी निष्कर्ष पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल दिखता है मुझे, लेकिन मुकाबला यहाँ पर जबरदस्त होने जा रहा है, और त्रिकोणीय मुकाबला तो कंफर्म मानकर चलिए। और अगर राजकुमार मुंडा झापा से बेहतर चुनाव लड़ते हैं तो चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एज किसको है अभी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो एक ऐसी सीट जो सबके लिए पेच बनती हुई नजर आ रही है। कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से कौन बाजी मारेगा। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज हमने 4 सीटों को स्कैन किया है उनके प्रत्याशियों के साथ, क्योंकि अब तमाम सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और लगातार उनके संबंध में हम चर्चा करते रहेंगे और मुकाबले भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरह का वहां मुकाबला बन रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज 4 सीटों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई सीटों के साथ, कुछ नए मुकाबलों को दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।